का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट भी कहा जा सकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। जिस तरह से हम लोगों ने अणुभार निकाला था उसी तरह से हम लोग तुल्यांकी भार भी निकालते हैं। इसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, अब एटम है या मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन वैलेंसी और चार्ज। और ठीक है, ऐसा कोई कंपोनेंट है, कोई ऐसा सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एसिड बेस हुए तब क्या होगा, एसिड बेस हो तो यहाँ पर एसिड होगा तो बेसिसिटी लिखी जाएगी, बेसिसिटी यानी क्षारकता, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, या हो सकता है कि क्लोराइड के फॉर्मेशन के थ्रू निकाला जाए या ऑक्साइड फॉर्मेशन के थ्रू निकाला जाए, या हो सकता है कि मेटल हो तो फैराडे का सेकंड नियम लगा दिया जाए। कई सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक नॉर्मल फार्मूला हमने लिख लिया हुआ है। अब इस पर हम शुरुआत कर रहे हैं एसिड से। एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एसिड किसे कहते हैं, तो वो सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, आपका H+ आयन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। तो जो H+ आयन देता है सब्सटेंस, एसिड जिसे हम कह रहे हैं, एसिड जो होता है उसके नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ रिमूवेबल H+ आयन is said to be basicity ऑफ एसिड। ठीक है, यही जो नंबर ऑफ H+ आयन रिमूव करा रहे हैं हम कहाँ से, एसिड से, वही उसकी क्या है, बेसिसिटी है। बेसिसिटी देखी जाए, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं, एग्जांपल में HNO3 का एग्जांपल, किसका ले रहे हैं, HNO3 का एग्जांपल ले रहे हैं। HNO3 का एग्जांपल लेते हैं तो HNO3 में आप देख रहे हो साफ साफ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, एक हो गई। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक, H3PO4 बेसिसिटी कितनी हो गई, तीन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए आप, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में आप कैसे कहेंगे कितनी इसकी बेसिसिटी होगी, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन, लेकिन रिमूवेबल हाइड्रोजन 4 तो नहीं है। रिमूवेबल हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है यहाँ से, और इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी है, सिर्फ एक है। कैसे पता लगाया जाए कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करता है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव नहीं करता, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है कि वो सारे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली कोवैलेंटली बॉन्डेड है, वो ही हाइड्रोजन कोवैलेंटली या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूव हो सकते हैं। आप जानते हो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जो नॉन मेटल हैं उनके बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, वहाँ पर होता हमेशा कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक हो सकता है कि पोलर हो, दूसरा नॉन पोलर हो। पोलर होगा तो इजीली रिमूव करेगा और पोलर नहीं होगा तो इजीली रिमूव नहीं करेगा। और यही लॉजिक यहाँ पर लागू हो रहा है कि ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और उसके साथ साथ अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है उसकी, तो आप जानते हो कि बॉन्ड बने रहने के बावजूद इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमेशा पोलर बना रहेगा और हाइड्रोजन को निकालना काफ़ी आसान होगा। इसी तरह से अगर हैलोजन ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा तो भी यही कंडीशन आएगी कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा बॉन्ड बनने के दौरान भी। और यहाँ तक कि फ्लोरीन की अगर केस की बात करें, फ्लोरीन तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, प्योर आयनिक बॉन्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसमें 60 से 70% आयनिक कैरेक्टर रहते हैं। तो इस वजह से कह सकते हो कि भाई यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक होता है, और यही सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो इजीली रिमूव करते हैं।
ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा या हैलोजन से अटैच होगा उसे इजीली रिमूव कराया जा सकेगा। और जो हाइड्रोजन और हैलोजन ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन हैलोजन और ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे तो उनको रिमूव कराया नहीं जा सकता, तो वो रिमूवेबल हाइड्रोजन नहीं कहलाएंगे। इसमें भी हम कई सारे एग्जांपल आपको, जैसे यही एग्जांपल था, इसी तरह से एक और एग्जांपल हो सकता था एसिडिक एसिड के। यहाँ पे हम कोई और एसिड ले लेते हम ऑक्जेलिक एसिड COOH, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं H2SO3, ठीक है। H2SO3 इसका वो क्या देखा जाए कि भाई कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, OH। तो ऐसी कंडीशन में ये हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, आसानी से रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कहीं सल्फर से या फास्फोरस से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिला आपको, तो वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं कराया जा सकता। और वो हाइड्रोजन अगर रिमूव नहीं कराया जा सकता तो वो रिमूवेबल हाइड्रोजन नहीं है और बेसिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेते हैं हम लोग H2 या ले लेते हैं H3PO2, ठीक है। तो H3PO2 में भी वही कंडीशन बनेगी, देख लीजिए इसको भी P डबल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन फास्फोरस से, अगला हाइड्रोजन भी फास्फोरस से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा, इसका संकरण sp3 होगा। इसको संकरण अभी बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी एसिडिटी कितनी होगी, बेसिसिटी 1 होगी, ठीक। तो निकालना बताया जाए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास मान लो हमें H2SO4 का निकालने चलना है, तो H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर का कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 4, सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 98, ऐड करके देखिएगा। तो 98 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 49, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया 49। इसी तरह से अगर आपको सपोज कीजिए कि ऐसे ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है, तो ऑक्जेलिक एसिड का क्रिस्टलाइन फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसका अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, तो देखेंगे कितना आएगा 126/2, यानी कितना आएगा 63। निकाल के देखिएगा इसको, इन सभी के इक्विवेलेंट वेट आप निकाल के देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेस के बारे में समझते हैं। बेस के भी क्या करना होगा, बेस की हम लोग एसिडिटी निकाल लेंगे, ठीक है। बेस की हम लोग क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकाल लेंगे। बेस बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर इस तरह का कोई झंझट नहीं है कि कोई हाइड्रोक्साइड रिमूव होगा या नहीं रिमूव होगा। यहाँ पर इस तरह से झंझट था कि भाई हाइड्रोक्साइड रिमूव नहीं हुआ हाइड्रोजन, तो आप कहोगे भैया ये तो हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं हो रहा है और ये बेसिसिटी में काउंट नहीं होगा। लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता, बेस में जो रिमूवेबल हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वही उसकी एसिडिटी होती है। अब एग्जांपल के लिए आपका NaOH की एसिडिटी कितनी हो गई, हाँ एसिडिटी 1 हो गई। CaOH का होल ट्वाइस, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 3 हो गई इस बेस की, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हो कि बेसिसिटी निकालना आसान होता है और ज़्यादातर जो है केसेस में एक्सेप्शन नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो आप आराम से इसकी सपोज कीजिए आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट निकालना है AlOH का होल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास एल्युमिनियम का कितना होगा 27 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 हो जाएगा, $78 आ गया, ठीक है। 78 डिवाइडेड बाई 3 26 आएगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 26 आ गया। ऐसे ही आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की खासियत क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है इसमें कोई एक्टिव मेटल के बारे में आप जानते हो कि वो मेटल जो एक्वा सोल्यूशन से क्या करे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, यानी हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता हो, निकालता हो। ऐसे में हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल कहते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता हो, हम उसे एक्टिव मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव कराता है, ठीक है। इस तरह से
आप बोल सकते हो कि सोडियम एक एक्टिव मेटल है। अभी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, अगर कोई ऐसी विधि हो जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या करें, कैलकुलेट कर लें, वॉल्यूम मेज़र कर ले जाएं, यहाँ पर अगर वॉल्यूम मेज़र कर ले जाएंगे तो वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार बराबर मास ऑफ एलिमेंट, उस तत्व का द्रव्यमान, बटे मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई, कितने से मल्टीप्लाई करें, 1.008। क्या है इसका, किसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कितना है 2.016 और एक एटॉमिक हाइड्रोजन में 1.008 इसका मास है। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर क्योंकि जो गैस निकल रही है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी निकल सकती है और एटम के फॉर्म में भी निकल सकती है। कह तो सकते नहीं कि भैया यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल रही है या एटम के फॉर्म में निकल रही है। फिलहाल अगर हम एटॉमिक फॉर्म में रखते हैं तो 1.008 यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, अब ये रख दिया हम लोगों ने, क्या हुआ कि अब मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कैसे निकालें, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम मेजर कर लिया हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली, डेंसिटी हमें पता है, एनटीपी पर हाइड्रोजन डेंसिटी कितनी 0.0009 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, एलिमेंट का मास आपने शुरुआत में देखा होगा, पहले से लिया होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं तो एलिमेंट का मास तो पहले से ही मेजर रखेंगे। इस तरह से करके हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो ये मेथड कहलाता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगला मेथड देखते हैं हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से तुलना की जाए तो हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड बनना मुश्किल है और ऑक्साइड बनना बहुत आसान होता है। तो ऑक्साइड बनना अगर आसान होता है तो इसकी वजह से ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड जो होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपेक्षाकृत इसके हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, अब जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन करना है, कोई भी मेटल ले लेते हैं या एलिमेंट ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, कंबस्शन करा देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बन जाएगा आपका। अब ये ऑक्साइड बन जाने के बाद आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का मास निकालना है, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, लिखता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो इन दोनों केस में क्या है, इसका मास माइनस इसका मास करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि भाई वही तो रिएक्ट करने के बाद ये बना है, तो इसका मास कितना होगा ये कैसे पता लगेगा, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो इसका मास निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाई देयर इक्विवेलेंट वेट यानी कितना 16। इस तरह से करके हम लोग के पास ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के थ्रू इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया। अब इससे किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाला जा सकता है। आगे इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में क्या होगा कि क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाएगा, वो एलिमेंट क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा, और जहाँ पर हम लोगों ने मास ऑफ ऑक्सीजन रखा है वहाँ पे मास ऑफ क्या करेंगे, क्लोरीन रख देंगे। ठीक है, इतना ही अंतर आएगा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में। तो देखा जाए क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड क्या है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, यहाँ पर कौन रिएक्ट कर रहा है, Cl2 रिएक्ट करेगा और बना देगा ClX बना देगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोराइड इनटू कितना हो जाएगा 35.5। हाँ ये सही है 35.5 ये हो जाएगा। तो क्लोरीन का जो है इक्विवेलेंट मास कितना होगा 35.5, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास 35.5 होगा। ठीक है, इस तरह से करके हम लोगों ने क्या किया कि 3 मेथड पढ़ लिए। अब आ जाता है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल की बात की जाती है। आप लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें बताया जाता है कि जिनका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, माइनस में वैल्यू जिनकी होती है ज़्यादा, यानी कह सकते हो कि -2.3 किसी की वैल्यू है, दूसरे की -1.3 है, तो -2.3 वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और -1.3 वाला लेस रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करते हैं कि मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से क्या करता है,
रिप्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ था, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो अगर सपोज करो इनका वेट, इसका वेट पता हो तो इसका वेट तो आप पता ही कर लोगे, है कि नहीं। तो जैसे ये जिंक अपॉन कॉपर इक्वल टू वेट ऑफ ZnSO4 अपॉन वेट ऑफ CuSO4, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। इसमें से किसी एक का वेट मिस हो और 3 का पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसी को हम बोलते हैं मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। बस इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो वेट हम बात कर रहे हैं जिंक का वेट यानी एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट के यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट वेट रखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, अब आप जानते हो कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो कहा जाएगा मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। तो चार्ज तो साल्ट के लिए होगा, लेकिन अगर एलिमेंट अगर अकेला है, अभी जैसे इस कंडीशन में देखा जाए तो अभी यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या रखा जाएगा, वैलेंसी रखी जाएगी। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक मास अपॉन 2 कर देंगे, तो इस तरह से करके इसका इक्विवेलेंट वेट हमको पता चल जाएगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल A अपॉन मास ऑफ मेटल B इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B। इसे हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है। फैराडे का सेकंड लॉ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको ये पढ़ने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि एक का मास, एक एलिमेंट का मास दूसरे मेटल के मास, तो हम लोगों ने अभी जैसे एग्जांपल लिया था कॉपर और जिंक का, तो कॉपर और जिंक का आपको मास पता होना चाहिए इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अब किसी एक का पता होगा दूसरे का आप निकाल लेंगे, या किन्हीं का मास नहीं पता होगा तो ये पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड देखते हैं क्या है। डिकम्पोजिशन मेथड पे, डबल डिकम्पोजिशन मेथड जो है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब इस तरह का केस सामने आए आपके, AB प्लस CD गिव्स आउट AC प्लस BD। ये एक धातु का लवण है, धातु लवण जो क्या है, किसी भी विलयन घुलनशील फॉर्म में है, ठीक है। मतलब घुलनशील का मतलब सॉल्युबल इन नेचर है, ठीक है, सॉल्युबल हो जाता है, इनसॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबल होता है, एक्वा सोल्यूशन ही बना लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं ZnSO4 या ZnCl2 जिंक क्लोराइड है, ठीक है, इसका एक्वा सोल्यूशन बना लिया गया। इसमें एक अभिकर्मक मतलब होता है रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट मिलाया जाए, कोई एक रिएजेंट हम डालते हैं, तो रिएजेंट डालने पर क्या होगा, ये जो सॉल्युबल पोर्शन है मेटल साल्ट का जो सॉल्युबल पोर्शन है वो रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और एक इनसॉल्युबल साल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, इनसॉल्युबल साल्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप कहते हैं। तो हम इसका भार और इसका भार हमें पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। अब हमको यहाँ पर अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी मेटल सपोज करो यही है, ए जो है हमारी वो मेटल है, तो हम लिखते हैं AB मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ AC इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, ऊपर AB लिखा हुआ, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ C, ठीक। इस तरह से करके हम लोग A का इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे उस कंडीशन में जब B और C का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ होगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तभी अप्लाई होता है जब कोई मेटेलिक साल्ट सॉल्युबल इन नेचर होता है और उसको रिएक्ट करा के इनसॉल्युबल कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी ये मेथड अप्लाई किया जाता है मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने में, ठीक। ये तो इस तरह से करके हम लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकते थे इक्विवेलेंट वेट निकालने के वो सारे के सारे
पढ़ लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में इनकी काफ़ी पूछ है, एकेडमिक लेवल पे भले ही कम पूछे जाते हो, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली, कंपटीशन एग्ज़ाम में इनको काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते रहिए। और छोटे कंपटीशन हो गए जैसे पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस टेस्ट हो गए, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखिए बच्चों, आज हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है, व्हेन 0.45 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड टू फॉर्म 400 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस एट NTP, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या कह रहा है कि 0.45 ग्राम मेटल जो है वो एसिड, ज़्यादा अमाउंट में एसिड से, अधिक में एसिड से रिएक्ट करती है और 400 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस NTP पर बनाती है। ऐसे रिएक्शन में मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करना है हमें पता होना चाहिए धातु का भार कितना दिया है, मेटल का भार कितना दिया गया है। कितना दिया गया है? वेट ऑफ मेटल, सबसे पहले यही करना है, वेट ऑफ मेटल। मेटल का वेट कितना दिया है हमें? दिया है 0.45 ग्राम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नहीं दिया है, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml के हो जाएगा। हम इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 400 ml, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, वॉल्यूम दे दिया। हमें क्या चाहिए? मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें डेंसिटी भी पता होगी और वॉल्यूम भी पता होगा। डेंसिटी कैसे पता होगी? NTP पर 1 ml हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ml हाइड्रोजन डेंसिटी होती है 0.00009 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाइड बाई कितने से? आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 100 से? 400 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू जो आएगी कितने आएगी? ग्राम में आएगी, 36 आ जाएगी और 2 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 डिजिट पर इतना ग्राम आपका आंसर आया। ये किसका मास आ गया? हाइड्रोजन का मास आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम लोगों को चाहिए क्या? इक्विवेलेंट मास निकालना है। किसका? मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ मेटल 0.45 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन 0.036 इंटू 1.008। इसको सॉल्व किया जाए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर देखिएगा आंसर कितना आ रहा है। आंसर आना चाहिए 12.6। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास हो गया किसका? इस मेटल का, जो आपको नोन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग इस न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड अप्लाई करेंगे और मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 0.218 ग्राम मेटल जो है वो एक मिनरल एसिड से रिएक्ट करती है और 218.2 ml हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उस समय जो प्रेशर रहता है 760 mmHg रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है। फिर से हाइड्रोजन गैस का ही फार्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है हमको कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर 14.4 mmHg दिया हुआ है। यहाँ जो ये न्यूमेरिकल है इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? क्योंकि जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, NTP पर नहीं हो रही है। NTP मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था। तो इसको हम NTP या STP में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास गैसियस लॉ है। गैसियस लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू लिखते हैं P2 V2 अपॉन T2। इसका ये पोर्शन जो होता है वो एट STP रखा जाता है, जो आइडियल होता है। इसमें हमें V2 फाइंड करना होता है। P1 V1 और T1 जो होता है वो न्यूमेरिकल में गिवन होता है। अब जैसे कि P1 जो हमें गिवन है, P1 कितना गिवन है? 760 mmHg। लेकिन ये 760 mmHg जो है वो वेट
हाइड्रोजन गैस है। वेट मतलब गीली हाइड्रोजन गैस। क्यों गीली है? क्योंकि जो ये सोल्यूशन है वो एक्वा सोल्यूशन रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको जल का वाष्प दाब यानी वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो हम क्या करें, हमें क्या क्या चाहिए, जो P1 चाहिए वो प्योर हाइड्रोजन गैस का ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर जो है इसमें से माइनस कर देते हैं। 14.4 इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो जब 14.4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप वेट हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर दिया हुआ है उसमें से वाटर वेपर प्रेशर माइनस कर देंगे। तो आपको जो ये हाइड्रोजन का प्योर हाइड्रोजन का वेपर प्रेशर मिल जाए, प्योर हाइड्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा। इतना प्रेशर है हाइड्रोजन का। और वॉल्यूम कितना दिया है, V1 कितना दिया है, 218.2 ml दी हुई है। ठीक, इसी तरह से टेम्परेचर कितना दिया है, T1 दिया हुआ हमें 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 ऐड कर दिया जाए। 273 ऐड करें, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से करके हमें P1 V1 T1 मिल गया। P2 V2 T2 हमको पता होने चाहिए। तो P2 V2 T2 में V2 हमने बोला निकालना ही है, V2 हमें फाइंड करना है। अगर ये भी पता होता तो फिर करना ही क्या होता, V2 हमें फाइंड करना है। P2 कितना होता है, एक्चुअल में प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, यही इतना एक्चुअल प्रेशर होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना, तो टेम्परेचर हमने क्या रखा है, टेम्परेचर में 273 रखना है। 273 टेम्परेचर रख देंगे। T2 का वैल्यू हो जाएगा, ये STP पर आपको नोन हो गया और ये आपको गिवन था। आपने वैल्यू सारी ला के यहाँ पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दी। हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो V2 निकाला जाए 60। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने पर आपको V2 की वैल्यू मिलेगी 200 ml। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ml आपको मिल जाएगा। अब तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको पता चल गया। अब जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता चल गया तो आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए। तो मेटल का वेट कितना दिया है, मेटल का वेट आपने शुरुआत में देखा है 0.218 ग्राम दिया है। 0.218 ग्राम दिया है। वॉल्यूम कितना आया, यहाँ पे ध्यान रखना है, वॉल्यूम आया है, मास नहीं आया है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.0009 इंटू 1.008, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाला जाए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास जो आ रहा है वो आ रहा है 12.21। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 12.21 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से करके हम लोग ऐसे भी न्यूमेरिकल से सामना होगा जहाँ पर आपको और भी फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। गैसियस लॉ आप यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस तरह से करके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको कई सारे न्यूमेरिकल हम PDF में फिर से टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम से आप उसे ले लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप हमें वापस डिस्कशन ग्रुप में भेज देंगे, टेलीग्राम पे हम आपको बता देंगे। ठीक है।